गुड मॉर्निंग बच्चों। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 5। इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 आपके क्लास के वीडियो मैंने सेंड किए हुए हैं। ठीक है, मैंने वापस कह रहा हूँ आप 0-1 से लगातार, ठीक है, जो पहली बार इसको देखने वाले हैं वो 0-1 से देखें इसको, ताकि ये स्टेप टू स्टेप उसके समझ में आ जाए स्टूडेंट के। फर्स्ट पार्ट के अंदर नेचर ऑफ कार्बन के बारे में हम कार्बन को पहचाने। सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या किया था, कार्बन और हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन और टाइप्स ऑफ कंपाउंड जो होते हैं ऑर्गेनिक, उनके बारे में पढ़ा था। थर्ड पार्ट में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट कार्बन के साथ अटैच होते हैं उनकी नेचर के बारे में पढ़ा है। और फोर्थ पार्ट में हमने उसके अंदर कंपाउंड के अंदर पाई जाने वाली बॉन्डिंग को देखा है। ठीक, वहाँ पर जनरली लास्ट जो वीडियो था उसमें बताया मैंने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ओके, और इसके फॉर्मेशन के बारे में मैंने ओवरलैपिंग के बारे में आपको पढ़ाया है कि कोई भी जो आपका बॉन्ड होगा कोवलेंट बॉन्ड वह कितना स्ट्रॉन्ग होगा वह डिपेंड करता है ओवरलैपिंग के ऊपर। तो ओवरलैपिंग के बारे में मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। वहाँ पर हमने देखा था ओवरलैपिंग होती है एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, और कार्बन के केस में sp3s हो सकता है, sp3p ओवरलैपिंग हो सकती है, sp2s हो सकता है, sp2p हो सकता है, sps हो सकता है, spp हो सकता है, क्योंकि कार्बन के अंदर s और p ही ऑर्बिट क्या होते हैं, बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। इसके अलावा sp3 ये ओवरलैपिंग हो सकती है, एक कार्बन sp3 रूप में, दूसरा भी sp3, जैसे कि इस स्थिति के अंदर यहाँ पर आपकी कौन सी और दोनों की कार्बन की हाइब्रिडेशन है, sp3 और sp3। इसी तरीके से आपका sp2 हो सकता है, sp हो सकता है, अदर sp3 sp2 हो सकता है, एक कार्बन sp3 हो दूसरा कार्बन sp2। तो कई प्रकार की आपके क्या पाई जाती है वहाँ पर, हाइब्रिडेशन पाया जाएगा। और उसके द्वारा जो भी हाइब्रिड ऑर्बिट होगा वह हमेशा कौन से बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब रही बात, एक प्रकार का बॉन्ड और था इसमें, पाई बॉन्ड, वो पीपी के कोलेटरल ओवरलैपिंग के द्वारा होता है ना। एक अक्ष पर आता है तो सिग्मा बनता है, और जब आपके है ना हेड टू हेड और टेल टू टेल ओवरलैपिंग होती है, जब एक सिग्मा बन जाता है तो फिर सेकंड जो बॉन्ड बनेगा पी का, वो क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड होता है। वहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, मजबूत होता है। किससे, पाई बॉन्ड से। सिग्मा के अंदर भी कौन सा सिग्मा ज़्यादा मजबूत होगा, तो उसके लिए मैंने आपको एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताई थी, वो कौन सी थी कि जिनके अंदर डायरेक्शन प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है वह उतना ही मजबूत सिग्मा बंध बनाएगा। जैसे यहाँ पर P और P 100% डायरेक्शन होते हैं तो इनका सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होगा। किसके कंपेयर में, SS के और SP के कंपेयर में। इसी तरह से जब संकृत ऑर्बिटल यानी कि हाइब्रिड जो आपका एटम होता है, या जब किसी के साथ ओवरलैपिंग करेगा तो हाइब्रिड के अंदर हमेशा कौन से डायरेक्शन प्रॉपर्टी आ जाती है। इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में हाइब्रिड जो ऑर्बिट होते हैं वो ज़्यादा मजबूती से सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ओके, ये मैंने ब्रीफ में आपको बताया कि यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बारे में, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के बारे में बताने वाला हूँ। इसके अलावा हम ब्रीफ में सिग्मा और पाई बॉन्ड इनका कंपेरेटिवली स्टडी भी करने वाले हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में आपका क्या है, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड बनाता है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा, और अगर कार्बन कार्बन के साथ या अदर के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो एक सिग्मा और 2 क्या मिलेंगे आपको, पाई बॉन्ड मिलेंगे। और ये भी आपको पता है कि यदि कार्बन के सारे ही बॉन्ड सिग्मा होते हैं तो वह sp3 हाइब्रिड होता है, अगर एक पाई बॉन्ड आ जाता है तो वह sp2 हाइब्रिड होता है, और 2 पाई बॉन्ड होते हैं कार्बन के साथ तो वहाँ पर क्या होगा, आपका sp हाइब्रिडेशन होगा। और ज्योमेट्री आपको पता है, sp3 की 10928 एंगल पर होगा और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पाई जाएगी, है ना। तो स्ट्रक्चर क्या करती है, कार्बन से जुड़ने वाले विभिन्न जो ग्रुप होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनको स्टीरियो के अंदर उनकी पोजीशन को शो करती है, ये यहाँ है, ये यहाँ है और ये यहाँ है। ठीक है, तो लेट्स मैं स्टार्ट करता हूँ सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या पाई बॉन्ड बनाता है, लेकिन ओवरऑल पहले सिग्मा बनेगा, फिर सेकंड बॉन्ड अगर बनेगा तो पाई बनेगा। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में मैंने आपको जो बताया है, कंपेरेटिवली अपन देखें तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड समअक्षीय अतिव्यापन द्वारा बनता है। पहली चीज, समअक्षीय ओवरलैपिंग द्वारा।
समअक्षीय का मतलब जो बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिट आ रहा है वो एक ही अक्ष पर आए तो समअक्षीय गतियापन होगा और इसके द्वारा आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। और ये समपार्श्विक गतियापन द्वारा, समपार्श्विक कोलेटरल ओवरलैपिंग द्वारा, ठीक है। मैं केवल इसके मेन पॉइंट लिख रहा हूँ, पूरा लिख रहा हूँ। समअक्षीय ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब समपार्श्विक ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, पाई बॉन्ड मिलेगा। पहली चीज़, समअक्षीय द्विव्यापन में जो बॉन्ड बनता है वो एक अक्ष पर होता है तो ज़्यादा निकट आ जाते हैं, और ज़्यादा निकट आ जाते हैं तो वो कौन सा होगा आपका, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और ये वीक होता है। ये चीज़ें ध्यान रखें क्योंकि पाई बॉन्ड का काफ़ी रोल है। पाई बॉन्ड में ढीले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रेजोनेंस लाते हैं, ठीक। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो आप इनको ब्रीफली थोड़ा दिमाग में रखें। फिर तीसरी चीज़ क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से ओवरलैपिंग बनेगा, SS के द्वारा, SP के द्वारा, PP के द्वारा। फिर मैंने अभी बताया आपको sp3s हो सकता है, sp3p हो सकता है, sp2s हो सकता है, sp2p हो सकता है, sps हो सकता है, spp हो सकता है। इसके अलावा sp3 के बीच हो सकता है, sp3 के बीच हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं, sp2 के बीच हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से sp और sp के बीच हो सकता है। तो ध्यान रखें ये कार्बन की, जैसे कि SS द्विव्यापन होगा तो सिग्मा बंध बनता है, जैसे कि हाइड्रोजन में बनता है ना, इस तरह से H और H के बीच में, यहाँ पर HCl के बीच में, यहाँ पर Cl और Cl के बीच में PP होगा। sp3s की बात करें तो ये आपका CH3 है और यहाँ पर आपका H है, तो ये बॉन्ड जो बना है यहाँ पर ये sp3 है और ये क्या है आपका S है, तो आप समझ जाओगे। जैसे sp3p की बात करें तो ये CH3 है और यहाँ पर P कौन आ गया, क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन का P ऑर्बिट होगा और इसका sp3 होगा। इस तरह से आप, इसी तरीके से आप अगर sp3 की बात करें तो ये CH3 है, इसके बीच में बॉन्ड है और ये CH3 है, तो ये कौन सा हाइब्रिड हो गया, sp3, और ये इसका भी हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया, sp3। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो कौन सा हो जाएगा आपका, सिग्मा, तो ये क्या कहलाएगा आपका sp3। ओके, इस तरह से पाई बॉन्ड कब बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो पाई बॉन्ड केवल एक ही केस में बनता है, P और P के मध्य, और वो भी कब, कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, समपार्श्विक गतियापन होता है। ऊपर लिखा हुआ मैंने वापस लिख रहा हूँ। ओके, चौथी चीज़ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली मजबूती से स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और ये वीक होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वीक होंगे, ढीले बंधे होंगे। ओके, अब मेन चीज़, सिग्मा बॉन्ड जो होता है तो सिग्मा बॉन्डिंग पेयर जो होगा वो डीलोकेलाइज नहीं होता, कभी भी डीलोकेलाइज नहीं, जबकि पाई बॉन्ड ढीले होने के कारण डीलोकेलाइज हो सकते हैं। अगली चीज़ है, सिग्मा बॉन्ड में जो बॉन्डिंग आपके एलिमेंट है या एटम है उनके बीच में ही इलेक्ट्रॉनिक घनत्व होगा, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व क्या होगा, दोनों की तरफ होगा। जैसे यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में होंगे, जबकि यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक क्या होंगे, डीलोकेलाइज होंगे, यानी कि दोनों के ऊपर घूमते हुए रहेंगे। और इसीलिए पाई बॉन्ड जहाँ होता है उस जगह पर माइनस चार्ज हमेशा रोटेट रहेगा। ये मैग्नीशियम में काम आएगी चीज़ें भैया, ध्यान रखना इनको, ठीक है ना। एक माइनस चार्ज किसका है, जो मूवमेंट करने वाले इलेक्ट्रॉन है, तो इनके चारों ओर कौन सा चार्ज घूमता रहता है, माइनस चार्ज होगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें चार्ज सारे कहाँ होता है, सेंटर में होता है, तो यहाँ पर न्यूट्रल स्पीसीज होती है। ओके, अब एक चीज़ और है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में, कि सिग्मा बॉन्ड कितने प्रकार के होंगे और पाई बॉन्ड कितने प्रकार के होंगे। तो जो मैंने बताया ना कि जब आपका कोई एटम दूसरे के साथ अटैच करता है और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप नहीं है तो वहाँ पर नॉन पोलर बॉन्डिंग होती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप आ जाता है, दोनों में डिफरेंस आता है, तो वहाँ पर पोलर बॉन्डिंग होती है, और वहीं से इनकी रिएक्टिविटी चेंज हो जाती है और इनकी मैकेनिज्म बदल जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा टाइप्स ऑफ सिग्मा और टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में।
ओके, आप इसको उतारें पहले, ठीक है। अब बॉन्डिंग के बारे में मैंने बताया 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। ये समकक्षी द्वारा है और ये समपार्श्विक गतिव्यापन द्वारा है। क्लियर? अब कितने प्रकार के होंगे, तो बॉन्ड किन किन के बीच में बना है उसको देखेंगे अपन। तो यदि डिफरेंस कम है तो इनके डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस के टाइप पर अपन क्या करते हैं, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड, यानी कि अध्रुवीय, जिनमें पोलिंग ना हो, चार्ज ना हो। और एक होते हैं पोलर सिग्मा बॉन्ड, ध्रुवीय, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा ई एन इजिकल टू कम हो और डेल्टा ई एन अधिक हो। अंतर जो है दोनों बंधी परमाणुओं के बीच में डेल्टा ई एन जो होगा वो अधिक होगा। इसके अलावा यूँ भी कह सकते हैं कि जब लगभग समान तत्वों के बीच में बॉन्ड बने, समान एलिमेंट के बीच में, ये हमेशा असमान एलिमेंट के बीच में। अब आप एग्जाम्पल से देखें, जैसे कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड है, ठीक है ना। कहाँ होगा ये ऐसा, हाइड्रोकार्बन कार्बन के बीच में, एल्केन में। तो एल्केन की जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर ये होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो क्या आपकी क्या होगी, नॉन पोलर बॉन्डिंग होगी। इसी तरीके से कार्बन की हाइड्रोजन के साथ भी, ये भी एल्केन में मिलेंगे आपको, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 के आसपास है, 2.3 के आसपास है, तो डिफरेंस बहुत कम है। तो ये भी आपका किस में जाएगा। तो एल्केन जो कैटेगरी के कंपाउंड हो गए जिनकी हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे वो नॉन पोलर बॉन्डिंग पर होगी, सिग्मा बॉन्डिंग पर। इसके अलावा अदर देखें एलिमेंट, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड कौन सा होगा आपका, हेलोजन हेलोजन के बीच में, ये आपके सारे कौन से होंगे, नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब पोलर की बात करें तो ये होगा कार्बन और हेलोजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन और सल्फर के बीच में। तो जैसे कि आपका ये बॉन्ड कहाँ मिलेगा आपको, एल्किल हैलाइड में, ठीक है बच्चों, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। एल्किल हैलाइड में ये कहाँ मिलेगा आपको, ईथर में, अल्कोहल में। इन चैप्टर की केमिस्ट्री इन बॉन्डिंग पर होगी, इसलिए अब मैं स्टेप टू स्टेप आपको पहले बॉन्डिंग बता रहा हूँ। ये कहाँ मिलेगा आपको, एमीन्स में, और ये आपको थायो कंपाउंड में, ठीक है। ये आपके कौन से होंगे, सब में सिग्मा बॉन्ड होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखें, इसका उदाहरण बता रहा हूँ मैं, CH3Cl। यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बना है कार्बन और क्लोरीन के बीच में वो कौन सा है, पोलर है। पोलर बॉन्ड में क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, डेल्टा माइनस, और इस पर क्या रहेगा आपका डेल्टा प्लस, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन को सेंटर में नहीं रहने देगा, किसके पास लाएगा वो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी ओर खींच लेता है। तो यहाँ पर हर जगह पर आपको क्या मिलेगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, पार्शली चार्ज मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो जब भी आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो इस बॉन्डिंग पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा वहाँ पर। तो ये तो हो गए आपके सिग्मा बॉन्ड। अब नेक्स्ट बात करते हैं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड भी 2 कैटेगरी में चले जाते हैं, एक आपका नॉन पोलर अध्रुवीय जब समान के बीच में हो, एक है आपका पोलर। अब देखें आप इसमें नॉन पोलर में जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं आपके, एल्किन, एल्काइन। तो 2 टॉपिक आपको इस बॉन्डिंग से मिलेंगे जहाँ पर चार्ज दोनों पर बराबर, यानी कि किसी पर प्लस माइनस नहीं होगा, लेकिन मैंने बताया ना पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इनके चारों ओर कौन सा चार्ज घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने के कारण नेगेटिव चार्ज चलेगा चारों तरफ। ये ध्यान रखें, मैकेनिज्म में सारी चीज़ें काम आएगी। इसी तरीके से इस पर भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, अब आपके और भी नॉन पोलर बॉन्ड देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, ये सारे कौन से हैं, नॉन पोलर पाई बॉन्ड है, जहाँ पर चार्ज हमेशा इस पर चार्ज रहेगा, लेकिन कौन सा रहेगा, माइनस इलेक्ट्रॉन के कारण, माइनस रोटेट करता रहेगा। अब सेकंड बात करें पोलर बॉन्डिंग की,
तो पोलर बॉन्डिंग इन सिमिलर के बीच में होगा, जैसा वहाँ है वैसा ही, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब यहाँ पर भी वही होगा, पाई इलेक्ट्रॉन माइनस दोनों पर नहीं होगा, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जब आपका नॉन पोलर होता है तो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किधर ज़्यादा घूमेंगे, विद्युत ऋणी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसकी तरफ रहेंगे, तो इस पर डेल्टा प्लस और इस पर डेल्टा क्या हो जाता है, माइनस चार्ज जाता है। ऐसे कंपाउंड कौन से हैं, तो आपका जैसे CH3CHO है ना, एल्डिहाइड और कीटोन, जिनको कार्बोनिल कहा जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन, ये आपके किस में जाएंगे, पोलर में। इसके अलावा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में साइनाइड कंपाउंड में, यहाँ पर भी आपका बॉन्ड जो रहेगा, इस पर कौन सा चार्ज रहेगा, माइनस, इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। जब भी हम रिएक्शन देखेंगे तो वहाँ पर बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम चार्ज नहीं दे पाएंगे, पर इधर अपन क्या कर सकते हैं, इजीली चार्ज दे सकते हैं। इसके अलावा NO2 में ये आपके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, क्लियर है। ये आपके और भी बॉन्ड हो सकते हैं, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दो जो मैंने लिखे हैं इनमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर पाई बॉन्ड जो होगा वो फिक्स होता है दोनों के बीच में, यहाँ पर एक कंसेप्ट आएगा रेजोनेंस। पाई बॉन्ड होता है, लेकिन पाई बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर जो होगी, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड ऑर्डर, बंद कोटि जिसको कहते हैं, वो कितनी होती है, 1, डबल बॉन्ड की 2, ट्रिपल बॉन्ड की 3, बंद कोटि का मतलब बंधों की संख्या। यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन इसकी बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 2 का ना होकर 1.5 का होता है MOT के अनुसार। और जहाँ पर 1.5 का है, इसका मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच के जो लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। मैं जस्ट इसके बाद रेजोनेंस समझाने वाला हूँ, उसी के बाद बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को लेंगे अपन, ताकि आपको सारे बॉन्ड का पता चल जाए, स्ट्रेंथ का पता चल जाए। तो फिलहाल मैं इसको कहाँ रख रहा हूँ, नॉन पोलर पाई बॉन्डिंग में है। लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, ये रोटेशन में होता है, यानी कि डीलोकेलाइज होता है, इधर से इधर आ सकता है, इधर से इधर आ सकता है, जिसको हम बाद में समझने वाले रेजोनेंस के थ्रू। तो एल्डिहाइड कीटोन जब चैप्टर पढ़ने वाले हो तो वहाँ पर इस प्रकार की बॉन्डिंग अपने को मिलेगी। इसके अलावा साइनाइड जब पढ़ोगे, नाइट्रो कंपाउंड पढ़ोगे, आइसोसाइनाइड पढ़ोगे, तो वहाँ पर इस तरह की आपको बॉन्डिंग नज़र आने वाली है। तो जनरली आप जितने भी आपके फंक्शन ग्रुप होंगे जहाँ पर कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनमें जो बॉन्डिंग देखते हो तो वहाँ पर आपको 2 प्रकार की बॉन्डिंग दिखेगी, या तो सिग्मा बॉन्डिंग होगी या पाई बॉन्डिंग होगी। और फिर सिग्मा में आपके चैप्टर डिवाइड हो जाते हैं, नॉन पोलर वाले होंगे और पोलर वाले होंगे। इसी तरीके से पाई बॉन्ड में भी नॉन पोलर और पोलर है, ठीक है। तो नॉन पोलर पाई बॉन्डिंग में केवल एल्कीन और एल्काइन को पढ़ने वाले हैं आप, जबकि बाकी सारी जो है वो पोलर आपके पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। क्लियर है भाई। अब आप इसको उतार लें। तो बच्चों, सिग्मा और पाई बॉन्ड 2 चीज़ें समझ में आ गई। सिग्मा बॉन्ड में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह पर होता है। लेकिन पाई बॉन्ड की एक कंडीशन और होती है जिस पर मैं बात करूँ, क्योंकि हम सभी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड होते हैं उन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को पढ़ने वाले हैं। तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ मैंने बता दी, डायरेक्शन प्रॉपर्टी पर आपकी सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ रहेगी। मैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी जब आएगी तब मैं उस पर सभी प्रकार के बॉन्ड को वापस समझाने वाला हूँ कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड किस में मजबूत है और किस में वीक है। तो उनके ऑर्डर से सेट करेंगे उनको कि इससे मजबूत ये होता है, इससे मजबूत ये होता है। सेकंड चीज़, पाई बॉन्ड के बारे में बताया, पोलर और नॉन पोलर जरूर होते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड की स्थिति थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि ल्यूज इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, डीलोकेलाइज हो जाते हैं, जिसके कारण कि पाई जो बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। यानी कि पाई बॉन्ड 2 तरीके से मान सकते हो आप। एक पाई बॉन्ड जो स्टेबल है, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में इस तरह से जैसे एल्कीन में होता है, ये स्टेबल कार्बन आपका पाई बॉन्ड है। लेकिन आपने एग्जाम्पल देखा होगा बेंजीन के अंदर, वहाँ पर 3 पाई बॉन्ड होते हैं, लेकिन वो अपनी जगह पर नहीं होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं इस तरीके से, इधर से इधर, यानी कि इसको कहते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं, पहली चीज़ ध्यान रखें, सिग्मा के कभी नहीं होंगे। डीलोकेलाइज का मतलब विस्थानीकृत, अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक। जब ये डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को हम एक कंसेप्ट कहते हैं रेजोनेंस। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तरफ आपकी एलिफेटिक केमिस्ट्री होती है और दूसरी तरफ एरोमेटिक केमिस्ट्री होती है। और एरोमेटिक का मेन फंडा ही क्या है, रेजोनेंस है। तो इसके बाद वाला जो आपका वीडियो होगा उसमें मैं आपको रेजोनेंस के बारे में बताने वाला हूँ, ताकि आप सिंगल बॉन्ड को समझ सकें, डबल बॉन्ड को समझ सकें, और डबल बॉन्ड में उस बॉन्ड को भी समझ सकें जो डबल से हटकर डीलोकेलाइज हो जाता है, और उसमें सिग्मा और पाई दोनों के मिडिल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो 3 प्रकार की बॉन्डिंग होगी आपकी। ये आपकी जो बॉन्डिंग है ये एलिफेटिक केमिस्ट्री में जाती है, और इस तरह की बॉन्डिंग होती है वो आपकी एरोमेटिक केमिस्ट्री को
बनाती है। तो आपको एरोमेटिक केमिस्ट्री 50% पार्ट होता है, एलिफेटिक 50% पार्ट होता है। तो एक पूरा पार्ट इसी पर ही है। और इस जो इवेंट है इलेक्ट्रॉनों का इधर से इधर घूम जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको रेजोनेंस पढ़ाऊँगा। ओके, आप चाहे नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बताया कि 70% पार्ट कवर करता है केमिस्ट्री का। और ऐसी स्थिति के अंदर आपको इसके बेसिक से चलो तो एक बार आपको जो समझना होगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होगा, ऑटोमेटिक ये दिमाग में आती जाती है और आपको नज़र आने लग जाते हैं कंपाउंड सारे, और आपको बॉन्ड दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं घूमते हुए, चलते हुए। ये सारी चीज़ें आप देख पाओगे। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहोगे, ठीक है। मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियो आने वाले हैं उनको आप लगातार देखें। अगर वहाँ प्रॉब्लम है तो आप पहले वाले वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, ठीक। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, बेल आइकन को दबाओगे, वीडियो आता है आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा, आप आपकी स्टडी को रनिंग में रखते चलेंगे। ओके, थैंक यू।